Hello students, today's video is on refraction by Huygens principle. Refraction by Huygens principle. Now, refraction का ये वीडियो देखने के पहले I will request you to see my previous video of reflection. ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे भी समझाऊंगा, पर उसमें भी मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की है एक नई मेथड. ठीक है, उसी मेथड की हेल्प हम लेंगे रिफ्रैक्शन. इसलिए आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े, एक ही मेथड से आपका दोनों प्रिपेयर हो जाए. रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था. यहाँ पे रिफ्रैक्शन में आपको वो प्रॉब्लम होगी नहीं. मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम इन करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए. मैं आपके साथ साथ डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए ताकि आपको डायग्राम बनाने की टेक्निक पता चल जाए. डायग्राम अगर आप इसका बना लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा काम निपट गया. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाना है. ये एक मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई. ठीक है, अब इस एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मुझे दो रेज डालनी है, कम से कम दो रेज डालूंगा. ठीक है, दो पैरेलल रेज, दो रेज ले लीजिए. ठीक है, नाम देते हैं ओ पी, ओ डैश, पी डैश या क्यू, जो भी आपको नाम देना हो क्यू दे दीजिए, कोई बात नहीं. ठीक है, अब क्या होता है, जब भी रिफ्रैक्शन करते हैं तो नॉर्मल बनेगा, और अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हम कंसिडर करेंगे कि ये N1 है, ये मीडियम N2 है, where N1 is less than N2. So N2 जो है वो डेंसर मीडियम है और N1 जो है वो रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसलिए सबसे अब जो सेकंड स्टेप अपना होगा वो होगा नॉर्मल बनाइए और रिफ्रैक्टेड रेज बनाइए. ये सुनो, एरो दे दीजिए. ठीक है, अब जो हमने रिफ्लेक्शन में सीखा था वही करना है, वेव फ्रंट बनाना है. अब वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, इसके लिए ओ पी जितना अप्रोक्सीमेटली ओ पी जितना डिस्टेंस ओ डैश पी डैश कर लेना है. वो करने के लिए आपको यहां से एक 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर रे पी से पी डैश तक एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी पड़ेगी. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एंगल लेने हैं. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए मैंने क्या किया, इस रीजन को यहां पे हाईलाइट किया, थोड़ा सा एनलार्ज किया. अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये नॉर्मल और इसके बीच का ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट जो मैंने यहाँ बनाया उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई. अच्छा, ये अगर 90 माइनस आई है तो वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आई. तो ये 90 माइनस आई प्लस आई 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. तो इस डायग्राम में ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो. सेम उसी तरह से इस तरफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना है हमें, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. अब देखिए एक चीज, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट मैंने अभी तक नहीं बनाई. ठीक है, क्यों, क्योंकि बस इतना ही चेंज होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला वीडियो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि रिफ्लेक्शन वाला वीडियो आप पहले देखिए. रिफ्लेक्शन वाले वीडियो में हमने
जो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट थी उसको हमने v1t और v2t vt इक्वल लिया था, ठीक है। यहां पे क्योंकि मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। सो p डैश q तक डिस्टरबेंस को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम p से आगे आने में नहीं लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा। उसी फेस और उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन होने वाले पार्टिकल को, किस पार्टिकल को, जो पार्टिकल का वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी और फेस p डैश से q पहुंचने में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम लगेगा p से आगे आने में। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि p डैश से q डिस्टेंस ट्रैवल करने में v1 इंटू टी टाइम लगा, ठीक है। t को सेम लेना पड़ेगा क्योंकि फेज सेम लेना है। फेज की फॉर्मूला है ओमेगा टी, तो ओमेगा तो सेम ही रहता है क्योंकि 2πf, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलती वो भी आप लोगों को पता है। जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी एक ही ऐसी चीज है जो नहीं बदलती, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्यों? रीजन आपको पता है, क्योंकि वो सोर्स की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ओमेगा नहीं बदलेगा। फेज को सेम रखने के लिए ओमेगा टी सेम होना चाहिए, इसलिए टाइम सेम रहेगा। सो ये अगर v1t है तो उतने ही t टाइम में वाइब्रेट होने वाला पार्टिकल कहां पहुंचा, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, ये थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। और अब अपनी जो वेव फ्रंट बनेगी वो कुछ इस तरह से बननी चाहिए। इसका नाम दे देते हैं q डैश। देखो ये गैप और ये गैप अंतर है। रिफ्लेक्शन में हमने p डैश से r और p से r डैश वाला जो डिस्टेंस था वो सेम लिया था, क्योंकि रिफ्लेक्शन में स्पीड भी सेम रहती है, टाइम भी हमें सेम लेना था। यहाँ पे स्पीड बदल जाती है लेकिन टाइम सेम लेना पड़ेगा, इसलिए रे का जो डिस्टेंस है वो अलग होना चाहिए। ये अगर आपने डायग्राम में गलत कर दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस गलती से सेम ले लिया तो आपके पूरे नंबर जाएंगे, डायग्राम पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको, इस चीज को हाईलाइट करता हूं यहां, ठीक है। फिर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊंगा p डैश क्यू, ये आ रही है p डैश क्यू। नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल बनाया। अब रिफ्रैक्टिंग लाइन बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे r एंगल, ये r बना। फिर यहां से इस तरह से q से q डैश, ये जो हमने वेव फ्रंट बनाया वो है, तो ये जो है वो 90 माइनस r हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली r हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो हो गया r। आया समझ में? ये एंगल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ टीचर्स ऐसे ले लेना है, ऐसा बोल देते हैं, नहीं इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में दो ट्राइंगल्स लिए थे साइन आई और साइन आर के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी दो ट्राइंगल लेंगे। अब यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लेने बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए। ये दो ट्राइंगल आपको लेने हैं, एक तो ये ट्राइंगल लेना है और एक ये ट्राइंगल लेना है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। तो हम ले लेते हैं p डैश p q। फिर से अलग मैं ट्राइंगल बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ में आए। इसमें और इतना सारा बनाने का कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, बस आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि ये ऐसा क्यों लिया जा रहा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो p डैश p q इस तरह से लिया है मैंने, p डैश p q। इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल I लेंगे, ये 90 डिग्री लेंगे हम। इसका साइन r लिख लेते हैं, p डैश q बाई साइन I p q। वैसे ही मैं अब ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, p q q डैश, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये 90 डिग्री है, तो इसका भी साइन r ले लेंगे हम, p q डैश डिवाइडेड बाय p। ठीक है, देखिए
रिफ्लेक्शन जैसे ही हो रहा है पूरा सेम, ठीक है। अब हम साइन आर का रेशियो लेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू पी डैश क्यू बाई पी क्यू अपॉन पी क्यू डैश बाई पी, फिर पी क्यू कट हो जाएगा, पी डैश क्यू बाई पी क्यू डैश दैट इज इक्वल टू V1 T बाई V2 T दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया। मैं थोड़ा सा कुछ इरेज करने वाला क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। सो मुझे मिला है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। तो V1 बाई V2 आपको पता है क्या होता है, ये हो जाएगा आपका N2 बाई N1। तो हम लिख सकते हैं N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ये हो गया स्नेल्स लॉ। सो इस मेथड से आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही को बड़े अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे कमेंट कीजिए, मैं और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। टिल देन थैंक यू।